ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सबको शेयर्ड स्क्रीन दिख रही है? वर्ड फाइल मैंने ओपन करके रखा यस हुआ है। सर। इसमें देखिए यस सर, दिख रही है। एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एंटरप्रेन्योर एक लिखा है, एंटरप्रेन्योर के नीचे पर्सन लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, यस सर। एंटरप्रेन्योरशिप के नीचे लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्शन, एंटरप्राइज लिखा है, एंटरप्राइज के नीचे लिखा है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे समझो एंटरप्रेन्योर क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिस क्वालिटी की वजह से ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज सेटअप कर सकता है, ठीक है। तो वो जो क्वालिटीज है, क्वालिटीज क्या कहलाएंगी? प्रोसेस ऑफ एक्शन। प्रोसेस एंड एक्शन। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्या क्या प्रोसेस उसको पता होने चाहिए जिसके थ्रू वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके। और वो जब एंटरप्रेन्योर क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी तो वो एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज सेटअप करने में सक्सेसफुल होगा। हो जाएगा। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये मतलब हम लोग जूम के थ्रू जो लेक्चर कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है इससे? हाँ यस सर, आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है। सर ये नीचे डिफरेंस है क्या दोनों में? किसमें? ये डिफरेंस भी है क्या दोनों का, एंटरप्रेन्योरशिप का? नहीं, जैसे ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में देखो एक साइड में लिखा है एंटरप्रेन्योर और एक साइड में लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो सपोज करो एक हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, कोई भी पर्सन, तो अगर उस पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं तो उस एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ क्वालिटी, सेट ऑफ प्रोसेसेस होने चाहिए जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई इनोवेटर है, ठीक है, अगर वो इनोवेटर जो एंटरप्रेन्योर है वो अगर एक इनोवेटर है तो उसके अंदर इनोवेशन क्वालिटी होनी चाहिए। सपोज करो अगर मैं एंड्रॉयड फोन की बात कर लूं, चलो मान लो पहले एंड्रॉयड फोन नहीं आया था, पहले नोकिया के कीपैड वाले फोन आते थे, नोकिया के कीपैड वाले फोन आते थे। तो किसी ने तो किसी के दिमाग में तो इनोवेशन आया होगा, ये नया आइडिया आया होगा यार, कुछ ऐसा ओएस बनाया जाए मोबाइल का और मतलब कुछ ऐसे हार्डवेयर के साथ इसको कंपेटिबिलिटी बना करके इसके एक नया फोन मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो ये इनोवेशन, ये नया आइडिया, ये किसके अंदर आया है? एक इनोवेटर के अंदर आया। वो इनोवेटर क्या था? एक ह्यूमन बीइंग था, ठीक है। तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी क्या थी? इनोवेशन की क्वालिटी थी। समझ में आ रहा? उस इनोवेशन की क्वालिटी की वजह से उसने एक नया फोन इजाद किया, एक नई टेक्नोलॉजी की खोज कर पाया। तो अब हम उसको क्या कहेंगे? उस एंटरप्रेन्योर को क्या कहेंगे? इनोवेटर। वो एंटरप्रेन्योर किस टाइप का एंटरप्रेन्योर है? वो इनोवेटर टाइप का एंटरप्रेन्योर है। वो नई नई चीजों को इजाद करने में अपनी रुचि रख रहा है। जैसे यार तुम एक बिजनेस सेटअप करते हो तो आज समझो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट आज लॉन्च हो गया, ठीक है, तो तुम चाहोगे ना तो कल को हमारा प्रोजेक्ट और बेटर हो। मार्केट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम बदलती रह रही है, तो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके उसके लिए हम क्या करेंगे? नए नए आइडियाज इनोवेट करेंगे। वो जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? इनोवेटर टाइप का भी होना चाहिए। तो वो एंटरप्रेन्योर इनोवेटर टाइप का एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? इनोवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरर है, जैसे अगर कोई बिजनेस हम सेटअप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क रहता है कि नहीं रहता? सही बताना। रहता है ना। अगर हम रिस्क लेने से डर जाए, रिस्क ले ही ना, तो कोई बिजनेस सेटअप कर पाएंगे? नहीं सेटअप कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक कैसा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए? एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो रिस्क को बियर कर सके, रिस्क को झेल सके, रिस्क से डरे नहीं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? उसके आगे देखो लिखा है रिस्क बियरिंग क्वालिटी। कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? रिस्क बियरिंग क्वालिटी। तो एंटरप्रेन्योर के नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस लिखे हैं, जैसे पर्सन हो गया, ऑर्गेनाइजर हो गया, इनोवेटर हो गया, रिस्क बियरर हो गया, मोटिवेटर हो गया, क्रिएटर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हो कि ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इतने तरह के रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इतना रोल प्ले अदा करने के लिए उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाली इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर लीडर है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए,
अगर क्रिएटर है तो उसके अंदर क्रिएशन क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेटर है तो मोटिवेशन क्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सर इसका मतलब ये हुआ ना कि एंटरप्रेन्योर, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे अंदर स्टार्ट करने की क्या क्वालिटी है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना। देखो स्टार्ट करने की क्वालिटी नहीं, जैसे मतलब जैसे थोड़ी पहले मैंने क्वालिटी बताया, क्या क्या है उसको। तुम यार देखो मेरी बात समझ नहीं पा रहा, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ऐसे समझो, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहला चीज क्या करूंगा मैं, पहले मेरे अंदर रिस्क बियर करने की क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलो मेरे अंदर रिस्क बियर करने की क्वालिटी आ गई, लेकिन मेरे अंदर मेरे मेरे मेरा दिमाग, मेरा माइंड इतना कैपेबल नहीं है कि मैं नए नए आइडियाज सोच सकूं, नया नया इनोवेशन कर सकूं, तो क्या मैं कोई बिजनेस सेटअप कर पाऊंगा अच्छा, या उसको चला पाऊंगा? नहीं नहीं। यानी नहीं रिस्क सर। बियरिंग के साथ साथ मेरा माइंड इनोवेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरा माइंड इनोवेटिव भी हो गया। अब क्या है, मेरे अंदर ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटी होनी चाहिए, मैं हर चीज को प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज करके वेल मैनेज्ड वे में सारे काम को कर सकूं। तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजर क्वालिटी भी होनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो ये डिफरेंट, हाँ एक इंटरप्रेन्योर के अंदर कई सारे इंटरप्रेन्योर बसे हुए हैं। जैसे यस सर। कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर अच्छा इंसान भी है, एक इंसान के अंदर बुरा इंसान भी है। तो एक ही इंसान के अंदर कई तरह के इंसान है, वैसे ही एक इंटरप्रेन्योर के अंदर कई तरह के इंटरप्रेन्योर होते हैं। वो एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए, वो इनोवेटर भी होना चाहिए, वो रिस्क बियरर भी होना चाहिए, वो मोटिवेटर भी होना चाहिए। मोटिवेटर क्यों होना चाहिए? अगर हम अपना कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो हम अपने कर्मचारियों को, अपने मैनेजमेंट मतलब अपने मोटिवेट करते हैं। कर्मचारियों को या फिर अपने स्टाफ को अगर सही तरह से मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है कहने का मतलब? यस सर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो इंटरप्रेन्योर होता है, उस इंटरप्रेन्योर के अंदर कई तरह के इंसान होते हैं। मतलब वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन उस इंटरप्रेन्योर के अंदर हैं, वो एक ऑर्गेनाइजर हो सकता है, वो इनोवेटर हो सकता है, वो रिस्क बियरर होगा, वो मोटिवेटर भी होगा, वो क्रिएटर भी होगा, वो लीडर भी होगा, और वो इमिटेटर भी होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? तो अगर वो ऑर्गेनाइजर यस है सर। तो उसके अंदर किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए? किसी भी चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने की क्वालिटी होनी प्रॉपर चाहिए। करने के लिए अगर वो इनोवेटर है तो उसके अंदर किस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए? इनोवेशन करने के नए लिए। नए चीजों को इनोवेट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो रिस्क बियरर है तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? किसी भी एक्सपीरियंस रिस्क करने को का। टैकल करने की क्वालिटी रिएक्ट होनी करने। चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर वो क्रिएटर है तो उसके यस अंदर सर। कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? किसी भी चीज की क्रिएशन क्रिएशन की करने का। क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो उसके अंदर एक लीडर भी है तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप करने के लिए। जैसे होता क्या नाम ले कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इससे क्या होता है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है ना। अगर सारे इफेक्ट पड़ता है। कर्मचारी स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है, अपनी किसी एक मांग को लेकर के, तो क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, कंपनी लॉस में चली जाएगी। ठीक है, तो यस जो सर। इंटरप्रेन्योर है, जो उस कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने सारे कर्मचारियों में अपनी एक पैठ बना सके। समझ रहे हो? मतलब यस सर। उनको एक साथ जोड़ के रख सके, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए, ताकि वो सब पॉजिटिव वे में अपने उस ऑर्गेनाइजेशन, अपने उस इंडस्ट्री के लिए काम कर सके। तो ये कब हो पाएगा? कर जब सके। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी ना। यस सर। सभी को क्लियर है मेरा पॉइंट? यस सर। सभी लोग माइक ऑन करो एक बार जरा। यस सर, क्लियर है। जितना मैंने बताया बेटा सब वो क्लियर हो गया ना? यस सर। मैं आगे बढ़ूंगा अब। यस सर। चलो, लास्ट टाइम हमने ये वाला फिगर देखा था जिसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई पढ़ा था। यहाँ तक हो गया था शायद? क्यों, लास्ट टाइम हो गया था ना ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई? मैं यही बता रहा था लास्ट टाइम, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, याद आ रहा है? यस सर। यस वाला सर। और हैंड और मशीन यस वाला। सर। हाँ। यहीं तक शायद ये बता रहे थे, यही लाइन। फिफ्थ पॉइंट ही चल रहा था शायद, फिर सेशन हाँ सर। हाँ सर। कंप्लीट हो गया था।
तो जैसे कि हम ये जो मेन ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, मतलब इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है। तो उसके गुण में से हम फिफ्थ क्वालिटी पढ़ रहे थे। इसमें क्या रहता है कि एसएसआई आर फेयरली लेबर इंटेंसिव विद कंपैरेटिवली स्मॉलर कैपिटल इंटेंसिव। मतलब एसएसआई जो है, अच्छा, जो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन मशीनरी, यानी उस इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो मशीनरी बेस्ड होगी। और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन लेबर, यानी उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो मैनुअली होगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है विद कंपैरेटिवली स्मॉलर कैपिटल इंटेंसिव। मतलब मशीनों से काम तो होता है लेकिन मैनुअल वर्क की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर मशीनों से काम कम हो रहा है और मैनुअल काम ज्यादा हो रहा है तो ये एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा? एडवांटेज होगा, इसलिए क्योंकि अगर मैनुअल काम हो रहा है तो हम इस मैनुअल काम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दे पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करा पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे कंट्री की पर पर्सन कैपिटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, बढ़ रही है। अब हर इंसान क्या है, रोजगार पा रहा है, पैसे कमा पा रहा है। जब वो पैसे कमा पाएगा तो इससे क्या होगा, उस कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो मेजरली लेबर इंटेंसिव होती है और स्मॉलर कैपिटल इंटेंसिव होती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्मॉल यूनिट्स यूज इंडिजिनियस रिसोर्सेज। मतलब इंडिजिनियस रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो मैन पावर यूज करता है वो लोकल के मैन पावर रहते हैं। जो ये रॉ मटेरियल यूज करता है अपने प्रोडक्शन के लिए, वो सारे रॉ मटेरियल मतलब अपने उस कंट्री के ही रहते हैं, वो बाहर से इसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो जितने भी रिसोर्सेज यूज करता है वो लोकल रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज चाहे वो मैन पावर के टर्म में हो, चाहे वो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल के टर्म में हो। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है using local resources, small units are decentralized and dispersed to rural areas. Thus, small units promote balanced regional development and prevent the influx of job seekers from rural area to city. Normally क्या होता है, आपने देखा होगा लोग गांव छोड़ के या बहुत बैकवर्ड इलाकों से भाग करके शहरों की तरफ आते हैं काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए। समझ में आ रहा है? होता है कि नहीं ऐसा होता है? यस सर, होता है। लोग गांव से या फिर बहुत बैकवर्ड अर्बनाइजेशन सर, अर्बनाइजेशन, हाँ, वो शहरों की तरफ आते हैं जॉब के लिए। ठीक है, ताकि वो रोजगार पाएं और पैसे कमाएं और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकें। तो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इसमें क्या रोल प्ले है, यहाँ देखिए मैंने जो लाइन डार्क की इसमें लिखा हुआ है, स्मॉल यूनिट्स आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्पर्स्ड टू रूरल एरिया। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे सपोज करिए हमारे जहाँ पे हमारा कॉलेज है गीडा में, उस जोन को हम बोलते हैं गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं ना। तो गीडा में क्या है कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज का एक हब है ना, वो सेंट्रलाइज्ड एरिया है किसका, इंडस्ट्रीज का। तो ऐसे ही हर सिटी हर स्टेट में इंडस्ट्रीज का एक हब होता है जहाँ पे सारी कंपनियां आपको मिलती हैं। और जहाँ पे वो सारी कंपनियां एक हब बना के किसी स्पेसिफिक जोन में अपना सेटअप लगाती हैं, वो एक सेंट्रलाइज सेटअप होता है। मतलब सारी की सारी कंपनी आपको वहां पे मिल जाएंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। तो स्मॉल स्केल यूनिट्स क्या करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्केल यूनिट वहीं लगाई जाएंगी जहां पे सारी कंपनी ऑलरेडी सेटअप है, नहीं।
इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो डिसेंट्रलाइज के अंडर में आती है। मतलब ये कहीं भी हम लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी सेंट्रलाइज जोन में ही लगाएं जहां पे इंडस्ट्रीज का हब है। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड है, इसका मतलब ये कहीं भी अगर लगाई जाएगी तो इससे क्या होगा, सपोज करो अगर मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैं गीडा में ना लगा करके अपने गांव में लगा रहा हूँ। तो अगर मैंने वो इंडस्ट्री गीडा में लगाता तो मेरे गांव के लोगों को रोजगार नौकरी करने के लिए गांव से गीडा जाना पड़ता। लेकिन अगर मैं वही इंडस्ट्री अपने गांव में लगा रहा हूँ तो लोगों को क्या है, वहीं गांव में रहते हुए अपना नौकरी मिल जाएगी, वहीं अपना अपना काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि प्रिवेंट द इन्फ्लक्स ऑफ जॉब सीकर्स फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज। इससे क्या है, लोगों को अपने गांव छोड़ के शहरों की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा रोजगार के लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल यूनिट्स। माइक ऑफ करवा दीजिए ना, सबका आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, सब कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। सभी लोग वही माइक ऑफ सर, करो, माइक ऑफ करो, भाई हम बोले आपसे, माइक ऑफ करो सभी लोग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल यूनिट्स आर मोर चेंज हाईली रिएक्टिव एंड respective to social economic condition, flexible to adopt changes like introduction of new products, new method of production, new material and new market। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करती है। कैसे? फ्लेक्सिबल टू एडॉप्ट चेंजेस। अगर कंपनी छोटी है तो सपोज करिए अगर हमें अपना प्रोडक्शन का मैकेनिज्म चेंज करना है तो उस प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करने के लिए हमें बहुत ही थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा मशीनरीज में, चाहे उस प्रोसेस में, और हम अपने उस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को क्या करेंगे, चेंज कर पाएंगे। लेकिन वही कंपनी लार्ज स्केल की है और उस लार्ज स्केल की कंपनी की वर्किंग मैकेनिज्म को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और वो फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है टू अडॉप्ट चेंजेस। वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर मैं सपोज करिए मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको कि हमारे पास क्या बोलते हैं पानी का ग्लास बनाने वाली मशीन है। अगर मैं कल को सोचूं यार मुझे चाय का भी ग्लास बनाने की मशीन चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, रॉ मटेरियल वही है हमारे पास, हमें बस एक छोटी सी डाई चेंज कर देनी है। डाई चेंज करते ही हम अब पानी के गिलास के साथ चाय वाले गिलास भी बना पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही छोटा, हमें किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इजिली उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी हमें उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए बहुत परेशान होने की, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। मींस उस इंडस्ट्री में जो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेस्ड हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमें अपनी मशीनरी में भी बहुत थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो चेंजेस के जो एडॉप्शन है चेंजेस का वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मटेरियल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम चेंजेस को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन में समय के हिसाब से बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम अपनी कंपनी को ले बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया का ही अगर बात करें, नोकिया मोबाइल कंपनी में सबसे नंबर 1 की कंपनी थी, लेकिन नोकिया ने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं आवाज किया। आपका कट रहा है, कोई माइक ऑन किया है? आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। कट रहा है। नीतू रावत माइक ऑफ करो। सभी लोग अपना माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ करिए आप लोग।
सर नीतू रावत को कहिए माइक ऑफ करे। नीतू रावत माइक ऑफ करो। नीतू बेटा माइक ऑफ करो। नीतू सभी लोग माइक ऑफ करिए अपना। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो कैपिटल इंटेंसिव होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जब कैपिटल इंटेंसिव छोटा है तो हम छोटे इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसआई। एसएसआई के बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जैसे कि देखिए यहाँ कह रहा है the various objective of developing a small scale industry are in fact implied in one way or other. It is rational itself. However, an attempt has been made in this section to enumerate the main objectives of developing small enterprises in India. वो objectives क्या हैं? पहले objective की अगर बात करें, यहाँ देखिए कह रहा है to generate immediate and large scale employment opportunity। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने का सबसे मेन मोटो क्या होता है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकें। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आपको याद होगा मोदी गवर्नमेंट ने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उनको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसलिए दी थी कि जब वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे तो जो गांव में अनएम्प्लॉयड लोग हैं या शहरों में जो एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कम समय में अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम लगाना चाहते हैं जो 1 लाख लोगों को रोजगार दे सके, तो उस बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा समय चाहिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, हो सकता है 5 साल उस इंडस्ट्री को सेटअप करने में लग जाए। तो 5 साल तक हम अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं क्रिएट कर सकते है ना। हमें क्या करना है? उन अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयड करना है, उनको रोजगार देना है। तो इसका सबसे सही तरीका क्या है कि हम कम समय में कुछ ऐसा करें कि कुछ कंपनियां लगाएं, छोटी छोटी कंपनियां जो कम समय में तैयार हो जाएं, 2 महीनों 3 महीनों में। और जब वो 2-3 महीनों में कंपनियां तैयार हो जाएंगी तो उन कंपनियों में लोकल एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिल पाएगा। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है बेटा, ये सेंट्रलाइज्ड बेस्ड नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड होती है। यानी ये किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में, किसी भी दूर दराज एरिया में हम इसको सेटअप कर सकते हैं। जब ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ये हमारी कंट्री में डिफरेंट एरिया में फैली होगी और जहां जहां पे ये सेटअप होगी वो लोकल के उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। इसलिए कह रहा है कि जनरेट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है वो उद्देश्य यही होता है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम कंट्री, वही फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट है हमारा dispersal of industries to all over country covering small towns, villages and economically lagging regions। जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री लगाने के 2 तरीके हैं बेटा, या तो हम सेंट्रलाइज्ड बेस्ड इंडस्ट्री लगाएं या तो डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड इंडस्ट्री लगाएं। डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। कहने का मतलब ये समझ लीजिए
कि अगर सपोज करिए कि हमारी यूपी में अगर मैं कहूँ 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो हम उन 27 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को रोजगार देने की हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। हम यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी कंपनियां एक साथ लगा दें। दूसरा तरीका है कि हम यूपी के उन 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडस्ट्री लगा दें। बात समझिए में करने का मतलब बेटा, हमारे पास दो तरीके। माइक ऑफ करो आप लोग प्लीज, बहुत शोर हो रहा है। आप लोग माइक ऑफ करो, बहुत शोर हो रहा है बेटा, ऐसे पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं फिर। तो बस नीतू रावत का है। नीतू माइक ऑफ करो। नहीं मैं देख रहा हूँ नीतू रावत का बस ऑन ये है। रेडमी किसका है, ये अपना माइक ऑफ करे। दूसरी चीज, सब लोग अपने प्रोफाइल पे नाम लिख के रखो, ये रेडमी वगैरह लिख के नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए किसने क्लास ज्वाइन किया हुआ है। चलो हो गया, अब किसका है, ठीक है। चलो, कहने का मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसआई का, जो थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसआई का, इसमें कह रहा है dispersal of industry to all over country covering small towns, villages and economically lagging regions। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ। जैसे सपोज करिए हमारे पास दो ऑप्शन है इंडस्ट्री, हमारे पास हमारी यूपी में सपोज करिए हम कुल 27 इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं और हमारी यूपी में टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इंडस्ट्री को लगाने के। या तो मैं यूपी के उन 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में वो सारी की सारी इंडस्ट्री लगा दूं, पहला तरीका बेटा। दूसरा तरीका, मैं यूपी के उन 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडस्ट्री लगा दूं। समझ में आ रहा है दोनों मेथड? हम क्या कर रहे हैं, यूपी के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 27 कंपनियां एक साथ लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इसमें जो दूसरा अप्रोच है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा कि वो यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, उससे बेनिफिट हमारा ये होगा डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज टू ऑल ओवर कंट्रीज। इसका मेन मोटो क्या है, कवरिंग स्मॉल टाउन्स, विलेजेस एंड इकोनॉमिकली लैगिंग रीजन्स। इससे क्या होगा, यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट को रोजगार करने की नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे कि देखिए नोएडा की अगर बात करें तो ज्यादातर कंपनियां नोएडा में ही है, आईटी सेक्टर की सारी कंपनियां नोएडा में है। अब यूपी से सभी लोगों को भाग के कहाँ जाना पड़ता है बेटा, नोएडा जाना पड़ता है। अगर मैं ये कह दूं कि यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक आईटी कंपनी लगा दी जाए तो लोगों को नोएडा भाग के जाना पड़ेगा, नहीं ना। यूपी का हर एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हो जाएगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज टू ऑल ओवर कंट्री। ये क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है, ब्रिंग बैकवर्ड एरिया टू इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो गोरखपुर बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा है गोरखपुर, यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, मतलब कोई सुविधा नहीं है। तो गोरखपुर के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज लगा दें। अगर हम गोरखपुर में इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो कॉमन सी बात है उन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आएंगे या इंटरेस्ट लेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब उन इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को भी तो प्रॉफिट हो रहा है, तो जब गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी उन इंडस्ट्रीज को। जब इंडस्ट्रीज को सर्विसेज मिलेंगी तो वहां लोकल में रहने वाले लोगों को भी सर्विसेज मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, जो बैकवर्ड एरिया है उन बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा बैलेंस रीजन डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, पूरे कंट्री में
पूरे कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बहुत डेवलप्ड हो गया और यूपी बिल्कुल पिछड़ा रह गया, ऐसा नहीं होगा। तब जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इक्वली हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या करें, फैलाएं, एक समान रूप से फैलाएंगे अगर, तब जाके ये जो बैलेंस्ड है डेवलपमेंट का वो होल कंट्री में इक्वल बना रहेगा। नॉर्मली अभी क्या होता है, बैंगलोर अगर बहुत आगे है तो बहुत आगे है, दिल्ली नोएडा बहुत आगे है तो बहुत आगे है, बाकी बिहार बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज, सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, सारी कंपनियां कहाँ है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है। वो क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड बेस्ड हो गई हैं। इनको क्या करना है, डिसेंट्रलाइज्ड बेस कर दें, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कर दें, मतलब ये सारी कंपनियां जो एक साथ बैंगलोर, एक साथ हैदराबाद, एक साथ नोएडा में लगी हुई हैं, इनको अगर हम डिस्पर्सल कर दें, हर एक राज्यों में फैला दें, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री का हर एक स्टेट इक्वली स्ट्रांग बनेगा इकोनॉमिकली, या फिर किसी भी अदर टर्म में बोले तो वो क्या होगा, स्ट्रांग बनाएगा हमारी स्टेट्स को। तो अगर हमारी कंट्री का हर एक स्टेट इक्वली स्ट्रांग है, इट मींस मेरी कंट्री भी क्या है, स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट और उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है हमारा मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो मैंने कहा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू इनकरेज इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज untapped resources, and next I improve the standard of living of people in the country। कॉमन सी बात है, जब इंडस्ट्रीज लगने लगेंगे तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह सब चेंज हो जाएगा। ये सब हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। अब अगर बात करें स्कोप ऑफ एक्सरसाइज, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल जो सर मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, to encourage effective mobilization of countries untapped resources। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। जो सपोज करो, जैसे अगर हम बात करें जैसे मान लो स्टील की बात करें, ठीक है, जो स्टील का खनन होता है, सपोज करो बिहार वगैरह में खनन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो बिहार वगैरह में खनन बहुत ज्यादा होता है, तो जो खनन हो रहा है वहां से जो हमारे ओर्स हैं, जिन ओर्स का खनन हो रहा है, उन ओर्स से प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, उन सारे ओर्स को बिहार से हमें कंट्री के किसी अनदर एंड पे क्या करना होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तब जाके एक्सपोर्ट करना, तब जाके हम उन चीजों को क्या करते हैं, प्रोडक्शन में यूज कर पाते हैं। तो टू इनकरेज इफेक्टिव मोबिलाइजेशन, अगर हम इस मोबिलाइजेशन को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि बिहार से जो और निकले वो बिहार में ही रह के प्रोडक्शन क्यों ना हो जाए। अरे यार मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो हमने क्या बोलते हैं आयरन जो है जमीन से निकाला, अब उस आयरन को हम बैंगलोर भेज रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, अरे हम बिहार में इंडस्ट्री लगा लें ना, हम बिहार में इंडस्ट्री लगा ले, बिहार के अगल बगल के राज्यों में इंडस्ट्री लगा दें, तो क्या होगा, मोबिलाइजेशन होगा उसका। समझ रहे हो कहने का मतलब? सर हाँ सर समझ गए। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चूंकि सेंट्रलाइज नहीं होती, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है, ये इक्वली हर जगह फैली होती है। जब इक्वली फैली होगी तो क्या होगा, जो मोबिलाइजेशन है वो और भी इफेक्टिव हो जाएगा रिसोर्सेज का, ठीक है। कंट्रीज अनटैप्ड रिसोर्सेज, कंट्रीज अनटैप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या स्कोप है बेटा। तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने एक लाइन ड्रा किया हुआ है, लेबर इंटेंसिव, नीड लेस कैपिटल एंड रिक्वायर लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, इसका स्कोप यह है कि इसमें लेबर इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव बेस्ड होता है, मतलब मशीनरी में ज्यादा इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता है, आदमी लगा देंगे तो काम हो जाएगा।
नीड लेस कैपिटल, हमें बहुत ही कम खर्चे में हम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, यानी पैसा कम है तो भी हम इंडस्ट्री का सेटअप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही हाईटेक बनना पड़ेगा, बहुत टेक्नोलॉजी सीख के आनी पड़ेगी तब जाके हम इंडस्ट्री लगा पाएंगे, नहीं। हमारे पास आदमी आ जाए, हम कुछ मैन पावर इकट्ठा कर लें, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए, ये सारी चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। वही अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारी कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी, यहाँ लेबर इंटेंसिव लिखा है ना, अगर मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, नहीं बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, हाईटेक मशीनें चाहिए, तब जाके हम इंडस्ट्री लगा पाएंगे। एसएसआई के लिए कह रहा है नीड लेस कैपिटल, लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। और यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कह रहा है रिक्वायर लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, बिल्कुल हाईटेक होना चाहिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि एसएसआई